है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स चाहती है कि कॉटन के दाम कम हो जाएं, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चाहती है कि कॉटन के दाम अच्छे बने रहें और किसानों को फायदा हो जाए। तो ये साल जो गुजरा 2022, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा। अगस्त 2022 में 50,000 रुपए पर बेल कॉटन के दाम थे, और अक्टूबर के प्राइस फ्यूचर्स, कॉटन का फ्यूचर फॉर्चुनेटली उसमें बैन सरकार ने नहीं लगाया, तो अगस्त में अक्टूबर के प्राइस 40,000 थे, यानी कि अगस्त में 50 और अक्टूबर में 40 उसका खरीद की क्रॉप आनी थी। नवंबर में 37,000, दिसंबर में 36,000, और उसके बावजूद कोई खरीदार कॉटन का नहीं था। ये हमारे जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस इशू को अप्रिशिएट करें कि इस गिरते हुए फ्यूचर्स पे भी कोई खरीदार नहीं था। और अभी मुझे ये बताया गया कि अगर एमएसपी से लिंक करें तो ये 24,000 रुपए होना चाहिए पर बेल। इंपोर्ट ड्यूटी 11% है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहती है कि इस प्राइस पे हमारे लिए वाजिब नहीं है, और इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को और कम किया जाए। तो अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी यही रहती है तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वायबल तरीके से टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में बेच सकती है? अब ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र, वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। और ऑब्वियसली जो कॉटन का खरीदार है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल में भी कॉम्पिटिटिव हो। तो नतीजतन हमारी एग्रीकल्चर को भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी इसी तरह स्टैग्नेंट रहेगी, कॉटन में स्टैग्नेंट है, तो हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक एमएसपी से लेकर। शेखर साहब से कहूँगा, क्योंकि वो उस कमेटी में मेंबर भी हैं, और इकोनॉमिक्स का जो नजरिया है रिसोर्सेज को और एग्रीकल्चर को लेकर के, उस तरीके से वो मेरे ख्याल से देखेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं रूरल वॉइस को, खरवेट जी को, यहाँ हमारे तमाम को पैनलिस्ट को और किसान भाइयों को, सबको मैं अभिनंदन देता हूँ कि हम सब इस अवसर पर जो रूरल वॉइस का सेकंड वर्षगांठ है, दूसरी वर्षगांठ, उसके सेलिब्रेशन में हम सब शामिल हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक्चुअली जो रमेश चंद्र जी ने कहा कि कई चीज़ें मुझे, पहला तो ये रूरल वॉइस सुबह जो उनके हरवेट जी के मैसेज आते हैं उसी से कई चीज़ें पता लगती है। तो आज का ये जो टॉपिक है कि एमएसपी को लीगल बनाया जाए या नहीं, ये इसका रेशनल और इसके इम्प्लिकेशंस, ये बहुत ही पेचीदा इश्यू है। प्रोफेसर रमेश चंद्र ने काफ़ी अच्छे अहम सवाल उठाए, कई इश्यूज को उन्होंने रेस किया। इसका समाधान तो शायद किसी के पास भी नहीं है अभी फिलहाल। तो हम सब एक कलेक्टिव तौर पे सोचते आगे बढ़ेंगे तो शायद कोई समाधान निकले इसका। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से तो हमें जब भी किसी भी चीज़, नॉट ओनली एमएसपी का रेशनलिस लीगल किया जाए या नहीं, इसी मुद्दे पर नहीं, किसी भी मुद्दे पे अगर सोचना है तो पहले तीन चीज़ों का हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा। पहला है कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। अगर कोई प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका खर्चा कितना बैठेगा। और दूसरा है कि क्या हम कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, और खास करके ये जो एमएसपी को लीगल बनाने की बात करती है, तो वहाँ हमें न्यायपालिका के भी वो कैपेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, जुडिशियल फिजिबिलिटी, कि कहाँ तक ये फिजिबल होगा। तो ये तीन चीज़ें मुद्दों पे मैं थोड़ी सी मैं अपना विचार रखता हूँ। हरवीर जी, थैंक यू सो मच, आपने हम सबको यहाँ बुलाया। सब पहले वाले पैनल के विचार सुनने को मिले, और पहले वाले पैनल को सुन के मेरा मन करता है कि सबसे पहले हम सोडी साहब को बुलाएं, क्योंकि एक बात उठी थी कि क्योंकि मिल्क और दूध के सेक्टर में एमएसपी नहीं है, इसीलिए जो किसान गाय भैंस रखते हैं उनकी तरक्की ज़्यादा हो रही है, उस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है।
तो आपसे गुजारिश करेंगे आप अमूल की तरफ से जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है उसकी तरफ से आपके विचार इस मुद्दे पे जरूर बताएं। पहले सोटी साहब, पहले जो पैनल था उसमें सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इस पैनल में तो सवाल पूछ लेते हैं, एज अ मॉडरेटर के माइक तो मेरे हाथ में है। ठीक है। धन्यवाद जाकिर साहब, धन्यवाद हमीद जी, ऑल द डिग्निटी ऑन द डायस। देखिए प्रोफेसर श्री रमेश चंद्र जी ने जो एमएसपी पे बातें की, उसी से मुझे आई फर्दर टॉक ऑन दैट। जो उन्होंने बोला कि कुछ सेक्टर, चाहे वो दूध हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे पोल्ट्री हो, जिसपे एमएसपी नहीं, कि साथ उसमें ज़्यादा ग्रोथ भी है, समृद्धि भी है। अगर आप, मैंने कल एक डेटा पढ़ रहा था, उसको मैं आज के इस डिस्कशन में आता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कि उसमें कोऑपरेटिव्स का क्या रोल रहा, उसका कोऑपरेटिव और प्राइवेट दोनों को साथ करने से कैसे किसान को फायदा होता है। आपने देखिए, अगर जब भारत आज़ाद हुआ 75 साल पहले, अनाज का प्रोडक्शन तकरीबन 50 मिलियन मीट्रिक था और आज 314-15 के रेट है, तो तकरीबन 6x हुआ। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन होके उससे 25 साल बाद तकरीबन 1974 में अगर देखें तो ग्रेन का प्रोडक्शन 4x हो गया था, 190 मिलियन मीट्रिक टन। और आज उसके बाद अगर देखें मतलब 74 और आज 50 साल के बीच में जो ग्रोथ है उससे कम हो गई। 74 और आज के अंदर 190 से 315। अगर आप इसी को दूध पे ले, जब भारत आजाद हुआ था दूध का उत्पादन सिर्फ 17 मिलियन मीट्रिक टन था, और उस 17 को आज देखें 210, 220, तो तकरीबन 13 गुना हुआ। तो मोरलेस अगर आप देखें तो 6 गुना हुआ और ये 12 गुना हुआ, ठीक है, डबल हुआ। पर जो दूध का उत्पादन में जो मेन ग्रोथ आया वो 74 के बाद ही आया, 50 साल पहले। क्योंकि 1950 से लेके 1974 तक अगर आप देखें दूध का उत्पादन बिल्कुल ज्यादा नहीं रहा, 17 से सिर्फ 24 मिलियन मीट्रिक टन हुआ। देखो कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं, जब तक कि फूड ग्रेन का उत्पादन डबल हो गया था 110 के करीब। और 1997 में मतलब 25 साल पहले फूड ग्रेन का 190 हो गया और जो दूध का था वो 3 गुना हो गया, 74। तो ये जो 25 साल थे 74 से लेके 97, 1990 तक, उस दौरान जो ये व्हाइट रेवोल्यूशन का हुआ और जो कोऑपरेटिव्स के बेस पे ऑपरेशन फ्लड किया, उसमें जो दूध का उत्पादन था तकरीबन 3x बढ़ा और पर फूड का लेस देन 2x। पर उससे भी अगले 25 साल ले जो अभी को मिला के, तो आप देखें कि फिर 3x हो गया, 74 से अभी 2x। जबकि ग्रेन उत्पादन सिर्फ 190 से 350, लेस देन हाफ, मतलब 2x भी नहीं हुआ। सोटी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने काफ़ी मतलब बातें रखी जो रखनी चाहिए थी। चंद्रपाल जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने विचार रखें। पर सोटी साहब ने एक बात करी कि उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी देते हैं वो किसानों का तो उसका फायदा होता नहीं है, कंज्यूमर को होता है, और उन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी नाम लिया। मैंने खरीद, पर मेरा एक निजी सवाल है, क्योंकि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, कि बहुत सारी संस्थाएं, किसान संस्थाएं भी कह रही हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फर्टिलाइजर सब्सिडी का देना चाहिए। और एज अ गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े होने के माफिक मैं समझता हूं कि अगर डीबीटी देनी है नहीं देनी है वो सरकार की सोच है। मैं सोचता हूँ कि जो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हम आपके ट्रिपको के साथ जुड़े हुए हैं, इको के साथ जुड़े हुए हैं, वो सोसाइटियों का अगर डीबीटी पे चला गया तो वो सोसाइटियों की सस्टेनेंस में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मतलब अगर ये सही है गलत है, जो भी आपके लिए। आज रूरल वॉइस के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, ये ठाकुर साहब, साहब और जाखर जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे आदरणीय श्री हरवीर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, मित्रों, बहनों और भाइयों। आज
बहुत आवश्यकता है कि उनके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से। कोल्ड स्टोरेज बने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोल्ड स्टोरेज बना करके तैयार करें और उन कोल्ड स्टोरेज में जो है किसानों के आलू को वो रख सकते हैं, प्याज को वो रख सकते हैं, या और भी जो उत्पाद है, सब्जियां हैं, उनको फ्रूट्स हैं, उनको जो है कोल्ड स्टोरेज में रख करके और समय आने पे जो है उनको बेचा जा सकता है। किसान के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। किसान तो जो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन बाजार में जाकर के नगद पैसा लेने का प्रयास करता है। लेकिन आज जो है अगर हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, अगर हम किसान के उसका उत्पाद का भंडारण करके और समय पे जब उसको लगे कि आज 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तब वो अगर प्याज बेचेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि हमारी जितनी लागत आई है, जितनी मेहनत आई है, जितना पैसा है, उसका लाभकारी मूल्य हमें मिल गया। लेकिन जब जिस दिन पैदा करेगा वो बाजार में लेकर के जाएगा, उस दिन समझ लो अगर वो बेचने के लिए जाएगा तो वो ये मान लो कि वो निश्चित रूप से घाटे का व्यापार कर रहा है, कि कोई उसको फायदा नहीं है। जो लोग एमएसपी तय करते हैं हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हम साथ में किसान भी हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि वो लागत तो जोड़ लेते हैं, लेकिन उस लागत में जो फिक्स कॉस्ट है उसकी खेती है कितने रुपए की है, उस पर कभी गौर नहीं किया जाता। जो वो खुद काम करता है, उसके बच्चे काम करते हैं, उसके परिवार के लोग काम करते हैं, उनकी अगर साल भर की मजदूरी जोड़ लो और उसके बाद एमएसपी अगर प्रॉफिटेबल फिक्स करो तब पता लगे, लेकिन वो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव्स का रोल जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कई सालों से ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत एक कैंपेन चल रहा है कि ये जो कैंपेन है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक नया हल है कि एक नई समस्या है। इसके बारे में भी मैं समझूंगा कि आप अपने विचार रख के बताएं कि मतलब आपके हिसाब से हल है कि समस्या है। बहुत नहीं बाकी ना बताएं, दो सवाल पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ अपने विचार या अपने मन की बात रखूं। हरवीर जी को, रूरल वॉइस को बहुत बहुत बधाई इस दूसरे वर्षगांठ की और इस बड़े अनूठे पहल और प्रयोग की। पहले सेशन में भी काफ़ी इस पहल की तारीफ की गई है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन बधाई तो जरूर बधाई के पात्र है, बधाई देना चाहूँगा। इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, एक मैं अस्वीकीकरण कहते हैं जिसको डिस्क्लेमर कहते हैं। मैं न एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई बहुत काबिल आदमी हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि है और गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे विचार बिल्कुल गांव के विचार हैं, कोई आधुनिक विचार नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक वाले विचार नहीं है, कोई पॉलिसी लेवल के विचार नहीं है। पहले प्रश्न का जो अजय जी ने मुझे कहा MSCS एक्ट अमेंडमेंट के लिए गया है, उस पर मैं कहूँ कैसा है। मेरे ख्याल से मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कहने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वत परिषद के पास गया है, जो नीति बना रहे हैं उनके पास गया हुआ, तो मैं कौन हूँ कहने वाला कि कैसा है नहीं है। लेकिन मेरा एक बहुत साधारण मानना है कि कोऑपरेटिव तो सरकार की चीज ही नहीं है, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोऑपरेटिव एक मन की चीज है, कोऑपरेटिव नियम से नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन सहकारिता चल जाएगी सरकार के नियम से, ये असंभव बात है। मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, अभी मैं एक जन आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी समस्या आती रहती है। कल ही हमारे एक राज्य के कुछ पता, मैं कल वेस्ट बंगाल में था, हमारी संगठन समिति की बैठक थी, आए हुए थे वहां, वो आंदोलन करने जा रहे हैं। समान विचारधारा की सरकार है, इसलिए मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा। किस लिए आंदोलन करने जा रहे हैं? क्योंकि उस राज्य ने एक सर्कुलर निकाला है कि यहाँ कोऑपरेटिव में चुनाव होगा ही नहीं। 7 साल हो गए,
चुनाव नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनेगा? केवल सरकारी पदाधिकारी। ये सहकारिता हुई क्या? ये तो सहकारिता है ही नहीं। तो सहकारिता, इसलिए अजय जी मैं आपके प्रश्न का बहुत प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दे पाऊंगा। JPC is a very competent committee and they have all the wisdom. ठीक है, मेरे ख्याल से नियम की जरूरत कोऑपरेटिव को नहीं है। मैं मानता हूँ कि साधारण गाइडलाइन होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि अनियंत्रित ग्रोथ नहीं हो। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि देश में सहकारिता तो है ही नहीं। जो सबसे बेस ले कोऑपरेटिव होता है जमीन पर, कोऑपरेटिव नहीं होता हवा में। कोऑपरेटिव दिल्ली में नहीं हो सकता, असंभव। मैंने भी देखा, बहुत अनुभव बहुत लिए हैं। कोऑपरेटिव तो बिल्कुल बिल्कुल जमीन की चीज है, मन की चीज। अगर मन नहीं तो कोऑपरेटिव हो ही नहीं सकता। सहयोग तो प्रकृति का आधार है। कोऑपरेटिव तो तब से चला जब से मानव पैदा हुआ, जब से प्रकृति बनी, और तब तक चलती रहेगी जब तक ये प्रकृति। सहकारिता की भावना का लोप होना मतलब मानवता का समाप्त हो जाना। ये नरसंहार की तरह हो जाएगा। इस नरसंहार में अगर कोई ये जो भावना है, इसमें बाहरी इन्फ्लुएंस से ये भावना खत्म हो जाती है। So there has to be only a framework, there has to be freedom, creativity कभी भी बंधनों से नहीं आती। मौलिकता कभी भी बंधन से नहीं हो सकती। मुझे डायरेक्शन देके कोई कहेगा कि तुम ये काम कर लो मन से, असंभव। मन भी होगा तो नहीं करूंगा वो काम, तो कैसे हो सकता है? इसीलिए ये प्रश्न आप वहीं रहने दीजिए जहाँ ये कह रहा है। मैंने अपने विचार रख दिए। हाँ, दूसरा आपसे रिलेटेड प्रश्न FPO, तो मैं इस बात को मानता हूं। मैंने पहले कहा ये सब एक प्रभु के अनेक नाम होते हैं। तो सहकारी भावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए, उसको कोऑपरेटिव कहिए, FPO कहिए, JLG कहिए, SHG कहिए, ये सब एक ही प्रभु के, एक ही भावना के अनेक आयाम है, अनेक नाम है। तो कोई कृत्रिम रूप से एक को अच्छा कहे कि भाई नहीं ये तो राम अच्छे हैं, कृष्ण बुरे हैं, नहीं जनार्दन अच्छे हैं, न राम अच्छे हैं न कृष्ण अच्छे हैं, जनार्दन। अरे वही तो है, सहस्त्र नाम में से एक नाम वो है, लेकिन वो विराट प्रभु जो वो तो एक ही है। तो इसीलिए FPO को प्रोत्साहन देना, उसको आगे लाना और उसके सामने कोऑपरेटिव की भावना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुरा कहना, नीचे झुकाना, ये भी मैं नहीं मानता। इसलिए FPO का जो नीति वर्तमान में है, और मैंने ये कहा है कि नीति निर्धारकों को कि 7,000 करोड़ खर्चा है कि आप 10,000 FPO बनाते हैं। क्या पूरे भारत में 10,000 FPO की जरूरत है या 10,000 ही FPO की जरूरत है? 7,000 करोड़ में तो मैं 7 लाख कोऑपरेटिव बनवा दूं, क्योंकि जरूरत कहाँ है पैसे की? जमीन किसान का, मेहनत किसान का, प्रकृति किसान का, उसको आपके पैसे की 70 लाख की क्या जरूरत है गाँव में FPO बनाने की? कैसे FPO हो रहा है हम सब जानते हैं। 70 लाख में कहाँ पैसे जा रहे हैं सब जानते हैं, जो थोड़ा बहुत ही फॉलो कर रहे हैं। ये भी कहना इससे आगे मेरे लिए अच्छी होगा। लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से समझा होगा। मेरी पर्सनल जो समझ है वो ये निकली कि आप सेंट्रल कानून के भी खिलाफ हैं और आप FPO के भी खिलाफ हैं। ये मेरी उस बात से ये बात निकली। परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक चीज़ आपने कही कि ये जो, क्योंकि जैसे चंद्रपाल जी और मैं तो जुड़े हुए हैं नीचे वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कि जो गोडाउन बनेंगे उनकी इंफॉर्मेशन सरकार को जानी चाहिए। एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ मैं इसके अभी सहमति में नहीं हूँ। शेखर साहब आपको भी बता रहा हूँ कि जब तक इंडस्ट्री अपना इंफॉर्मेशन नहीं देती सरकार को कि उनके गोडाउन में क्या है, कि कोऑपरेटिव हम क्यों बताएं हमारे गोडाउन में क्या है। जब 3 कानून सरकार लाई तब भी हमने संजय अग्रवाल जी को कहा, उन्होंने चलो किसानों की सुनी नहीं और उनको एक पोजीशन भी मिल गई यार। तो तब भी हमने उनको ये कहा कि आप एक कानून तो लाओ कि जो इंडस्ट्री के गोडाउन में पड़ा है, उन्होंने क्या खरीदा है, क्या उन्होंने फ्यूचर्स मार्केट किया है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन रखें। वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की पहल होती है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। पर सेशन बंद करने से पहले, क्योंकि इतने सारे विचार रखे गए, मैं एक बात रखना चाहूँगा। ये प्रोफेसर अरुण कुमार जी भी यहीं थे, हरीश दामोदरन जी भी हैं, शेखर जी हैं, किसान भी हैं। एक विचार रखना चाहूँगा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जो लिख पाए वो लिख सकते हैं, कि क्या ये सरकार की जो स्कीम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फर्टिलाइजर सब्सिडी,
पीएम किसान, क्या इन सब स्कीम से जो छोटे वर्ग का किसान है, जो 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन रखता है, क्या उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है? क्या उससे वो एक डिग्निटी की लाइफ जी सकता है कि नहीं जी सकता है? उतने की और बहुत सारा एक पहले सेशन में विचार रखा गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसके बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा होगा, ये भी एक बहुत मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि सरकार का दायित्व इनकम का नहीं है, लाइवलीहुड का है, बहुत फर्क है। लोग, सरकार कहती है कि आमदन दुगनी कर दो, कोई कहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो। ठाकर साहब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें आपका कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल है कि मैं समझता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव कैसे निकलता है वो जरूरी है कि अपने को एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड चाहिए जिसपे हम खुश रहें, कि हमें एक आमदन चाहिए कि उस आमदन से वो खुशी तो आ नहीं रही है जितनी आमदन सरकार दे रही है। तो ये सवाल मैं आपके लिए, सब किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए और जो भी लिखते हैं इस चीज़ पे सुनते हैं उनके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपना राय रख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से मिलते हैं, आर्थिक विशेषज्ञों से मिलते हैं, मेरा यही विचार निकल रहा है कि अपने जो सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इनकम डबल कर दें, या हर आदमी कहता है कि इनकम डबल कर दें, इससे खुशहाली नहीं आने वाली है जिस हिसाब से किसान को चाहिए। तो हमें एक नया मॉडल चाहिए, हमें सर्विसेज पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि इनकम पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब ये मैं हरबीर सिंह जी के लिए कह रहा हूँ कि अगले बार का जो सेशन है आपका, अगले साल जब प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, आप पे इस पे फोकस करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है देश का, किसानों का। हम इनकम क्यों मांगते हैं, हम सर्विसेज लाइवलीहुड क्यों नहीं मांगते, हम क्यों नहीं चाहते कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हो, हमारे साफ पीने का पानी हो, क्यों हम बार बार इनकम की बात कर रहे हैं? वो इनकम से तो आने वाला नहीं हो, तो इन्फ्लेशन ही खा जाता है सारा कुछ।